नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी एक व्यंग्य कथा अक्ल और भैंस। जब अखबारों में हरी क्रांति की सफलता और चमत्कार की कहानियां बार बार विस्तार पूर्वक प्रकाशित होने लगी, तो एक दिन श्री अमनलाल अमन ने भी शहर का मोह त्याग कर खेती करने का फैसला कर लिया। गांव में उनके 4-5 बीघे जमीन थी, जिन्हें बटाईदार पर उठाकर अम्मालाल जी अगम आज से 7 साल पहले ही गांव छोड़कर जिला के सदर शहर में आ बसे थे। चूँकि उनके नाम उपनाम भी लगा हुआ था, इसलिए शहर के लोगों को यह जानने में देरी नहीं लगी कि अगम जी एक साहित्यिक प्राणी हैं। एक मित्र से किसी वकील की मुहर्री करने की पैरवी करवाई तो वकील साहब ने उनके उपनाम युक्त नाम पर ही एतराज किया। एक ही साथ 2 नाम रहना गैर कानूनी है, और जिसका नाम ही गैर कानूनी है वह कानूनी कारोबार कैसे कर सकता है। एक सेठ जी के घर के बच्चे को पढ़ाने का टप्स लगाया तो सेठ जी भी उसके नाम और उपनाम से भर के पूछा, क्यों जी, गाना वाना तो नहीं बजाते हो? नहीं जी, हमें ऐसा मास्टर नहीं चाहिए। चारों ओर से हार कर आखिर एक दिन अमन जी अपने नाम की कुर्बानी करने को तैयार हो गए। अपने नाम के अतिरिक्त अंश को कतर कर अलग करना चाहते थे कि नौकरी दिलाने वाले देवता अचानक प्रसन्न हो गए। एक पुराने प्रेस में प्रूफ देखने की नौकरी मिल गई और तब से अगमलाल जी अगम अपने अखंड नाम के साथ ही प्रूफ देखते हुए साहित्यिक सेवा में संलग्न थे। किंतु इस हरी क्रांति की हवा ने अगम जी के हृदय को ऐसा हरा बना दिया कि उन्हें चारों ओर हरी हरी ही सूझने लगी, और अंततः एक दिन शहर छोड़कर बोरिया बिस्तर समेत गांव वापस आ गए। गांव के लोगों ने जब अगम जी के ग्राम प्रत्यागमन का समाचार कारण सहित सुना तो उन्हें खुशी नहीं अचरज हुआ। कई निकट के संबंधियों और शुभचिंतकों ने उन्हें नेक से नेक सलाह देकर शहर वापस भेजना चाहा, किंतु अगम जी की आंखों के सागे सदैव उन्नत किस्म के गेहूं की बालियां झूमती रहती थी। शंकर मकई के भूरे भूरे बाल लहराते थे, और जब आंखों में नींद आती तो अपने साथ नए नए किस्म के उन्नत सपने ले आती थी। तो अपने साथ आलू की ढेरी, ऊख के अंबार और हरे चने और मटर की मखमली खेती वाले सपने। सो अगम पर भी किसी सलाह का कोई असर नहीं हुआ, और वे उत्साहपूर्वक अपने जीवन की प्रूफ रीडिंग यानी भूलों को सुधारने में लग गए। खेती करने के लिए सबसे पहले हल बैल और हलवाहे की आवश्यकता होती है। हल और बैल तो खरीद लिए गए, किंतु हलवाहा की समस्या जटिल प्रतीत हुई। अव्वल तो आजकल गांव का सबसे निकम्मा आदमी ही हलवाही करता है। निकम्मा अर्थात जिसे घर घट छौनी छप्पर और कोर मकान का कोई लूर नहीं, जो गाड़ी बैल भी हाँक सकता है। ऐसे फूहर आदमी के लिए गांव में हलवाही के सिवा और कोई धंधा नहीं। ऐसे लोग किसी भी गांव में आजकल बहुत कम ही मिलते हैं। एकाध हुए भी तो ऐसे लोगों के गांव के बड़े बड़े किसान बहुत पहले से ही चारा पानी खिलाकर यानी अग्रिम पारिश्रमिक कर्ज देकर अनुबंधित कर लेते हैं। सो बहुत खोज ढूंढ करने के बाद गांव का सबसे अपाहिज और काहिल पुरुष बिल्लू दास अगम जी की किस्मत में आकर जुटा। बहुत खुशामद दरामद और प्रलोभन के बाद नित्य सुबह शाम एक गिलास गर्म चाय पिलाने की शर्त पर बिल्लू महाराज राजी हुए। अगम जी ने सबसे पहले उनके नाप को प्रूफ रीडिंग करके सुधारा
बिल्लू दास, नहीं, बिलोमंगल। बिलोमंगल जी गांव के सर्वश्रेष्ठ आलसी माने जाते थे, किंतु मुहूर्त के दिन ही अगम जी ने उनके एक गिलास ऑरेंज पिकदोर्जिलिंग चाय पिलाकर उनकी सारी सुस्ती इस तरह दूर कर दी कि वे तत्काल ही इतने चुस्त हो गए कि उनके अंग अंग फिल्मी गीतों पर डोलने लगे। हल जोतते समय जब गांव के अन्य हलवाहे मजदूर बिरहा बरसमाता गाते, तो बिलोम मंगल जी के पैर मस्तानी महबूबा के तर्ज पर थिरकते रहते। इसी प्रक्रिया में एक दिन दाहिने बैल के पिछले पैर में फाल लग गया। अगम जी को यह नहीं मालूम था कि हल का फाल भी इतना खतरनाक हो सकता है कि जरा सा लग जाने पर महीनों तक बैल लंगड़ा होकर बैठा रहे। खैर, शुभ चिंतकों और संबंधियों से बैल और भैंसा मंगनी करके अगम जी ने किसी तरह खेतों को तैयार करवाया। कस्बे से रासायनिक खाद खरीद लाए और बीज पवन के लिए शुभ दिन देखकर गेहूं की बुआई हो गई। बुआई के बाद दोनों अगर और विलोम मंडल इतने प्रसन्न हुए कि रात भर मिलकर जुलकर ज्यूएट भाव से मिट्टी में सोना उपजाने वाले गीत गाते रहे। उसी दिन अगम जी ने अपने शहरी साहित्यिक मित्रों को कई लंबी लंबी चिट्ठियां लिखी, जिनमें नई खेती के अनुभवों के आधार पर उन्हें घोषित किया कि खेती करने में कविता और चित्रकारी करने का आनंद एक ही साथ प्राप्त होता है। कई दिनों तक स्वामी सेवक बुआई के आनंद में मग्न रहे कि एक दिन सूर्योदय के 1 घंटा पहले ही एक शुभ चिंतक ने आकर दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। सुबह के सुनहले सपने को खोकर अगम जी अत्यंत अप्रसन्न हुए। शुभ चिंतक जी को भला बुरा कहना चाहते थे, किंतु उसके पहले ही शुभ चिंतक जी ने सूचना दी कि तुम सोए हुए हो, जाकर देखो तुम्हारे खेत में गेहूं का एक भी दाना बचा है या नहीं। अगम जी समझ गए सुबह सुबह दिल लगी करके चाय पीने आया है। ये बोलो, क्यों, गेहूं के दाने कहाँ चले जाएंगे? शुभ चिंतक बोले, अरे जाकर देखो ना, हजारों हजार कौवा मैना और दुनिया भर की चिड़िया का झुंड तुम्हारे ही खेतों में पड़े हैं, गेहूं के दाने चुग रहे हैं। क्या सुबह सुबह दिल लगी करने आ गए? अगम जी ने कहा, मैं दिल लगी करने नहीं आया, तुमको चेताने आया हूँ। अगम जी ने तकिए के नीचे से गेहूं की सफल खेती नामक पुस्तिका शुभ चिंतक के सामने फेंकते हुए कहा, मुझे इतना उल्लू मत समझना। मैंने गेहूं की सफल खेती के बारे में एक एक शब्द पढ़ लिया है और जहाँ जहाँ प्रूफ की गलतियाँ थी उन्हें शुद्ध भी कर दिया है, समझे? इस किताब को खोलकर कहीं भी किसी अध्याय की किसी भी पंक्ति में खोजकर निकाल दो कि गेहूं की बुआई के बाद चिड़िया उड़ाई भी आवश्यक है। शुभचिंतक जी ने अप्रसन्न होकर जवाब दिया, तुम्हारे इस किताब में क्या क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है यह मैं नहीं जानता। सामने तुम्हारे खेत हैं, जाकर खुद देखते क्यों नहीं कि खेतों में चिड़ियों के कितने अध्याय और कितनी पंक्तियां हैं। बुआई के बाद सभी किसानों के हलवाहे रखवाले सूर्योदय के बहुत पहले ही खेतों में चले जाते हैं। दुनिया भर की चिड़िया की टोलियां कचर कचर करती हुई खेतों में उतरना चाहती है, किंतु वे पटाखे छोड़कर तथा फटे कनस्तरों को पीट पीट कर उन्हें उड़ाते रहते हैं। हा 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 हे। अगमलाल जी अगम ने गांव से बाहर जाकर देखा, सचमुच अद्भुत व्यापार। जो बात किसी पृष्ठ पर नहीं वह खेत पर लिखी है, आधुनिक कविता की पंक्तियों की तरह। और जिस तेजी से उन पखरेऊ के ओर चोंच चल रहे थे, उतनी तेजी से किसी प्रेस में ऑटोमेटिक कंपोजिंग भी नहीं होती होगी। एक ही घंटा में सब गेहूं चुनकर खत्म कर देंगे। अगम जी के अंदर
से पूरी शक्ति के साथ बस एक ही शब्द अनायास निकल पड़ा, हाय हाँ। किंतु उनके हाय का कोई खास असर नहीं हुआ और हाथ की तालियों से जब पंछियों के एक पंख भी नहीं फड़के तो उन्होंने एक ढेला उठाकर फेंका। ढेला खेत में गिरा तो उधर चढ़ती हुई चिड़िया उड़कर उधर जा बैठी और चुगने लगी। अगम जी दौड़कर उस मोड़ पर गए तो पंछियों के दल उड़कर दूसरे तरफ जा बैठा। तब तक बिलोमंगल जी भी सहायता के लिए आ पहुँचे। अगम जी को राहत मिली। पटाखे या कनस्तर तो थे नहीं, इसलिए दोनों बहुत देर तक इस मेड़ से उस मेड़ तक दौड़ दौड़ कर ढेलेबाजी करते रहे। सूरज बांस पर चढ़ गया और पूस की सुबह का कुहासा तनिक छटा और चिड़ियों के पेट भर गए तो वे स्वयं ही उड़कर बांसों तक पेड़ों की फुनगियों पर जा बैठी। उस दिन लौटकर अगम जी ने गेहूं की सफल खेती की नाम की पुस्तक के अंतिम पृष्ठ पर नोट लिखा। बीज की बुआई के बाद ही चिड़िया उड़ाई पर विस्तार पूर्वक एक अध्याय लिखकर पुस्तिका के अगले संस्करण में जोड़ दिया जाए। नोट लिखने के बाद अगम जी ने विलोमंगल से कहा, कल सूरज से 2 घड़ी पहले ही खेत पर एक फूटा कनस्तर लेकर पहुंच जाना। फूटा कनस्तर कहाँ से लावेंगे? विलोमंगल का सवाल था। कनस्तर? तुमको कहीं फूटा हुआ कनस्तर भी नहीं मिलेगा? जवाब मिला, जी हमारी नज़र में तो कोई फूटा कनस्तर नहीं पड़ा। आपने कहीं देखा हो तो कहिए ले आता हूँ। हाँ, सहुआन की दुकान में साबुत कनस्तर जरूर मिल सकता है। विलोमंगल लौटकर 1 रुपये में एक कनस्तर उधार ले आए। कनस्तर को अगम जी को कान के पास पीटकर परीक्षा देते हुए कहा, देखिए एकदम साबुत है। कनस्तर की समस्या हल करने के बाद ही विलोमंगल ने दूसरा सवाल पैदा कर दिया, लेकिन हमें से यह काम नहीं होगा। क्यों? विलोमंगल ने सर्वप्रथम कारण बतलाया। बात यह है कि बाबू साहब कि हम ठहरे वैष्णव आदमी भोरे भोरे इतने प्राणी के मुंह का आहार छीनने का काम हमसे मत करवाइए। अगमलाल जी को अचरज हुआ। यह क्या कहता है आदमी? झुंझलाए तो क्या चिड़िया उड़ाने के लिए दूसरा आदमी रखना होगा? विलोमंगल जी ने भी झुंझलाकर जवाब दिया, एक तो जाड़े का मौसम, तीज पर सूरज उगने के 2 घड़ी पहले ही उठना, उसके बाद खेत पर पांव पैदल जाना। आजकल सुबह सुबह ऐसी कनकनी वाली पछिया हवा चलती है कि देश का क्या जीव भी सुन हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।